नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टिर्की टीचर्स में। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे कुशल मंगल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए 10th क्लास का न्यू बैच लेकर आएंगे। हम यहां आपको हर तरह की नॉलेज देंगे और हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। ठीक है, आपके पास बुक भी बहुत है और आपने आज से पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे हमारे पढ़ाने का तरीका अलग क्या होगा। हम आपको दैनिक जीवन में जोड़कर पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट हो। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ। मैंने आपसे कहा आप एक मूवी देखो, आपने 2-2.5 घंटे की मूवी देखी। फिर मैंने आपका पेपर लिया, उसमें मतलब आपसे पूछा कि अब ये बताओ इसमें क्या क्या हुआ। तो आप बहुत आसानी तरीके से ओनली 2 घंटे मूवी देखकर ही अच्छे तरीके से उसका वो कर सकते हो, बता सकते हो कि इसमें ये हुआ ये हुआ। आप उसे क्यों बता पाए? कि आपने सर्च करा? मैं बताता हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपने मूवी को एक कहानी के तौर पर देखा, डेली लाइफ के उस पर देखा। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाए। और पढ़ाई में क्या होता है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका रट्टा लगाया। आज याद है, शाम तक याद रहेगा, कल को भूल जाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों हुआ? क्योंकि रट्टा लगाया। प्यारे बच्चों, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसे समझो। ठीक है, कि इस तरह से यूँ है तो क्यों है, इस तरह से नहीं है तो क्यों नहीं है। जब आप इस तरह से करना सीख जाओगे तो आपको भूलने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, रही बात उसकी सब्जेक्ट की। अब अगर आप पेपर देने जाओगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लेना, हम चाहे कोई सी भी बुक करवाएं, इस तरह से करवाएंगे, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। हम जो है, हम आपको करेंगे क्या आपके साथ? हम आपको सही राह पर बच्चों चलना सिखाएंगे। लेकिन चलना किसको पड़ेगा, आप ये खुद बताओ। हम एक रास्ता ही तो दे सकते हैं आपको, उस पर चलना, मेहनत करनी तो आपको पड़ेगी। रही बात पेपर की, अगर आप पेपर भी देखो प्यारे बच्चों, आप ही देखा होगे। हमारा कर्तव्य है सही तरीके से पढ़ाना, और पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या छोड़ा जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इस तरह से हम आपको नॉलेज देंगे। लेकिन उस पर अमल करना है आपको। इस बात की गारंटी हम लेते हैं। पर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको कोई सा भी, उसमें अधूरी नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो। निशांत सर मैथ पढ़ाएंगे, वसीम सर केमिस्ट्री, और मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज मैं फिजिक्स का कुछ पॉइंट करवाऊँगा आपको, भौतिक विज्ञान। ये बात जरूर याद रखना, जो हम यहाँ पढ़ाएं उसका नोट्स बनाना और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और जब तक आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे रहेगा। अगर आपने मान के चलो ये वीडियो या इससे अगली वीडियो नहीं देखी 2 दिन लो, तो आप वीडियो जमा कर रहे हो, टाइम नहीं मिलेगा। जो काम आज का है उसे आज ही ख़त्म करो, कल के लिए छोड़ना मत। ठीक है, और एक दिन अच्छा रिजल्ट निकलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और बच्चों का ये सवाल उठता है कि भौतिक विज्ञान हो या कुछ भी हो, कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक बच्चे को ये पता नहीं रहेगा कि इसका मतलब ये है या इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तब तक बच्चे की रुचि जागृत नहीं होती। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसका पहले आपको ये पता होना जरूरी है। अगर मैथ ही पढ़ रहे हो, मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हो, उसका जीवन में महत्व क्या है, अगर आप ये बात जान जाओगे, रुचि आपको खुद उत्पन्न होने लग जाएगी। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अब मान के चलो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में फिजिक्स। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, यही तो है। अब मैं फिजिक्स का आपको मतलब बताता हूँ। देखो बच्चों, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो सब भौतिकी के अंतर्गत आती है। कैसे? आँख से आप क्या क्या देख रहे हो, जहाँ बैठे हुए देख के तो देखो। किसी रूम में हो, बहुत कुछ चीज़ मिलेंगी आपको देखने को, कुर्सी, मेज, बुके, काफ़ी चीज़ें, पेड़ पौधे, आँखों से देखते हैं। कानों से ध्वनि सुनते हैं, शोर सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की सारी चीज़ें भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में यानी संसार में सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल कणों तक जितने भी हैं, ये सब भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म कण क्या होते हैं? मिट्टी के कण, धूल, बालू, ये सब
सूक्ष्म कण और विशाल कण जो इनसे बड़े होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, ये सब विशाल कण हैं। ये इनके अंतर्गत जो आते हैं, ये सब भौतिकी के अंतर्गत आते हैं जितने भी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या है, आपको प्यारे बच्चों ये बात समझ में पता होनी चाहिए। अगर आप मैं मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, आपने पढ़ लिया ये टॉपिक, किसी ने पूछा आपसे कि फिजिक्स क्या होता है, आपको यही नहीं पता क्या होता है, तो क्या बता पाओगे। और जब आपसे वो पूछेगा पढ़ कहाँ रहे हो, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो कहीं और भी, तो आपको गलत फील होगा। इसलिए जो टॉपिक पढ़ो उसका मतलब पता होना जरूरी है। ठीक है, आपने चाहे 9th क्लास में पढ़ा हो, 8वीं क्लास में पढ़ा हो, वो मायने रखता, लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूँ आपने पहले नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स को ग्रीक भाषा में पुसिस कहते हैं। यह भी सवाल बन सकता है, ग्रीक भाषा में से कौन सी भाषा में पुसिस कहते हैं, ग्रीक भाषा में। और इसका मतलब है बच्चों प्रकृति। ठीक है, अब डेफिनेशन हमारी क्या बनी कि प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी है, और प्रकृति के अंदर आते हैं द्रव्य व ऊर्जा, और द्रव्य के अंदर भी सभी वस्तुएं आती हैं, सभी वस्तुएं क्या, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कॉपी, पेंसिल, बुक, इस तरह से। सही है, और चेयर, कुर्सी, ये सारी वस्तुएं द्रव्य के अंदर आती हैं। तो ये बात समझ में आई होगी कि प्रकृति का अध्ययन ही भौतिक या फिजिक्स कहलाता है। अब बात यह आती है कि इनके जनक या जन्मदाता कौन थे। तो भौतिकी के जन्मदाता न्यूटन थे। लिख लेना आप कि भौतिकी के जन्मदाता न्यूटन, और आधुनिक भौतिकी के जन्मदाता न्यूटन, आइंस्टीन और गैलीलियो, इन तीनों को माना जाता है। तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था जो बताना बहुत जरूरी था। अब आप समझ गए होंगे कि भौतिक किसे कहते हैं, ये जो भौतिक विज्ञान है, और इसके जन्मदाता कौन है, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब प्यारे बच्चों, हमारा भौतिकी के अंदर ही टॉपिक चलेगा लाइट। ये आपका 10th चैप्टर है, 10th क्लास का 10th चैप्टर साइंस का। तो आइए देखते हैं प्रकाश। अब हमारा इसमें मेन टॉपिक क्या है, ये भौतिकी के अंदर ही है प्रकाश। अब बात आती है कि प्रकाश किसे कहते हैं। हमारे आसपास के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगे फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि हैं। ठीक है, लेकिन हम इन्हें दिन में ही देख पाते हैं, रात्रि में अंधकार के समय हम इन्हें नहीं देख पाते। आई बात समझ में। अब हम इन्हें दिन में ही क्यों देख पाते हैं, उजाले की वजह से। ठीक है, अंधकार में नहीं देख पाते क्योंकि तब अंधेरा रहता है। तो आप समझ रहे होंगे हमारे जीवन में प्रकाश का कितना महत्व है। ये जो हम दिन में कुछ चीजें देख पाते हैं, कुछ भी, वो हम प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। हमारे आंख है, मान के चलो, इन आंखों का भी तभी महत्व है अगर प्रकाश है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं है तो आंखों का भी कोई महत्व नहीं है। इस तरह समझो प्रैक्टिकली। ठीक है, मान के चलो आपके पेरेंट्स ने आपको आवाज लगाई, ए रामकली, कुछ भी नाम होगा, अपने कमरे में से एक फाइल निकाल के लेकर आओ। होगी उनकी पर्सनल फाइल कोई सी। आप गए और लाइट भाग गई। सच बताओ, आधे बच्चे तो ऐसे होंगे कि कमरे में जाके चुप खड़े हो जाएंगे, शांत बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भय लगता है, भूत से डरते हैं। कुछ बच्चे होंगे ऐसे बहुत। ठीक है, तो वह ऐसा हुआ क्यों? ऐसा अंधेरे की वजह से हुआ। अगर उजाला होता, जहाँ फाइल रखी थी वहाँ सीधे जाते, तुरंत लेकर आ जाते। आधे डर के भगे आएंगे और आधों को नहीं मिलेगी जो नहीं डरते होंगे। तो समझ रहे हो कि प्रकाश का कितना महत्व है। अगर प्रकाश होता वहाँ बहुत आप आसानी तरीके से ला सकते थे। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके बिना जीवन मान के चलो बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो हम जो चीज़ें देखते हैं वो दिन में ही देखते हैं, रात को देखते हैं अगर उजाला है, जैसे कि जलता हुआ बल्ब, इनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो समझ में आया होगा ये प्रकाश क्या है। तो आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है।
क्या है? ऊर्जा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश क्या है तो आपका जवाब होगा ऊर्जा है, जिसकी वजह से ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी ऊर्जा होगी, इसके अंदर तरंग होती है। ठीक है, प्लस कण होते हैं। अब देखो इसके अंदर तरंग भी है, कण भी है, तो इसमें दो गुण हैं। जब इसमें दो गुण हैं इसलिए इसे द्विगुण कहते हैं। द्विगुण, आगे बात समझ में? प्रकाश को द्विगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर तरंग भी है और कण भी है। कण के अंदर क्या है? कण फोटोन, फोटोन है इसके अंदर। ये बात आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रकाश में तरंग है, कण भी है, इन दोनों की वजह से इसे द्विगुण कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो गुण है। सही है। अब तरंग जो है इसमें वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात भी याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग। सवाल यह उठ सकता है, फिर पेपर में आ सकता है कि प्रकाश में कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। सही है, इस तरह से आपको आंसर देना है। और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है, और जी अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ। तो कौन सी तरंग होती है प्रकाश में? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। इसमें तरंग का गुण होता है, कण का गुण होता है, इसलिए इसे द्विगुण कहते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों गुण होते हैं। और इसमें प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये बात आप याद रखना। अब एक बात और है जो आपको याद रखनी है, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्रकाश की चाल भी तो होगी कि प्रकाश कितनी स्पीड पे चलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चाल होती है निर्वात में। ठीक है, अगर ये 2 और 3 है, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, इसमें से बड़ा कौन सा? 3। तो जिधर को बड़ा होता है इसका मुंह इधर को खुलता, इधर को खुला तो ये बड़ा, इधर को इसको बंद है तो ये छोटा। तो इसी तरह से मैं यहाँ समझा रहा हूँ, निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर गैस में, गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। तो इससे ज्यादा पढ़ा होगा आपको, सबसे ज्यादा निर्वात में हुई। अब निर्वात क्या होता है इसे भी अच्छे तरीके से समझो ताकि आप न भूल पाओ। निर्वात वो होता है जहाँ इसके मतलब कुछ भी नहीं होता, ना वायु, मिट्टी के कण, बालू, कुछ नहीं होता वहाँ। सही है, जैसा कि मान के चलो आप हाईवे पे बाइक चलाते हो, वहाँ कुछ नहीं है। बाइक आप अगर 1 घंटे का रास्ता 70-80 की स्पीड पर चलाओ, क्योंकि और कोई वहाँ वाहन नहीं है, बिल्कुल रास्ता क्लीन है, तो वहाँ बहुत जल्दी से पहुँच जाओगे आप जहाँ भी आपको जाना हो। तो मेरा कहने का मतलब यूँ है, वहाँ कुछ नहीं रहता निर्वात में, तो इस वजह से प्रकाश की चाल वहाँ ज़्यादा होगी। अब गैस, गैस में क्या होता है? गैस में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। सही है, गैस में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ये गैस है, इसमें जो कण होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। अब देखो द्रव, द्रव में जो कण होंगे वो थोड़े से पास होंगे। ठोस, जो ठोस में कण होंगे वो अधिक पास होंगे। इस तरह से ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। इस बात को आप अच्छे से समझो। निर्वात में तो कुछ नहीं होता, निर्वात मान के चलो ये है, तो ये निर्वात है, इसमें कुछ नहीं है, क्लीन है। जब ये क्लीन है, अगर प्रकाश आएगा बहुत स्पीड बहुत तेज होगी, तो इस वजह से प्रकाश की स्पीड बहुत तेज होती है निर्वात में। गैस में इससे कम होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो कण होते हैं, कुछ भी मिट्टी के कण, धूल, वायु, जो भी कुछ होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस वजह से इससे कम इसमें होगी। द्रव में क्या होगी? द्रव में थोड़े से कण इससे ज़्यादा होंगे गैस से, इसलिए स्पीड थोड़ा कम होगी। रही बात ठोस की, ठोस में जो अणु हैं, जो कण हैं, वे एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, तो इसलिए उसकी चाल ना के बराबर बहुत कम होती है। तो समझ में आई होगी। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि द्रव में कितनी गहराई तक प्रकाश जा सकता है।
जैसे कि यू आगे बताओ समुद्र में कितनी गहराई तक प्रकाश जा सकता है। तो ये बात आप याद रखना, समुद्र में ओनली 200 मीटर तक ही प्रकाश जा सकता है। अगर आप 201 205 मीटर पर जाओगे वहाँ आपको अंधकार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना। अब बात यह है कि निर्वात में कितनी चाल होती है प्रकाश की। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इतने मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में चाल। अब देख लो कितनी स्पीड है। तो ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि निर्वात में सबसे ज़्यादा, गैस में उससे कम, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम। और ठोस में सबसे कम क्यों है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, आप एक ठोस का गेट होगा, आपके लोहे का गेट होगा, आप बाहर से बैटरी या किसी भी तरह से उजाला करना अंदर को, तो वो बाहर अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि अणु बहुत पास है, इस वजह से उसकी चाल बहुत कम होती है। ठीक है, और देखो अब सवाल ये उठता है बच्चों कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। देखो इसमें पढ़ेंगे हम परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन में दर्पण यूज होता है और अपवर्तन में लेंस। या आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तब बताएंगे। और क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण और विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, ये पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी हम वो पढ़ेंगे जो आपके टॉपिक में है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि प्रकाश के चैप्टर में ये इतने टॉपिक हैं, समझ रहे हो। लेकिन हम वो ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है और उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये बात याद रखना। अब थोड़ा सा टॉपिक और रह गया जो मुझे पढ़ाना है अभी आपको। एक सवाल आ जाता है आप कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। अब आप ही बताओ ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। एग्जाम्पल लिखा हूं, डेफिनेशन आप खुद बना लेना। जैसे कि सूर्य हुआ, तारा हुआ। ठीक है, सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, आदि आदि एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं इन वस्तुओं को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अब इसे देखो, इन्हीं का विपरीत रूप अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। कहने का मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे या जिन्हें देखने के लिए इन्हों की जरूरत हो, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, मेज, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तुएं, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी आपको लगे कि ये प्रदीप्त वस्तु है, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखता है, इसका कोई ना तो हीट ना ऊर्जा होती चंद्रमा की। और पेड़ पौधे आदि। एक बात बताओ, आप, मेरा आपसे सवाल है कि ये बताओ चंद्रमा क्या है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसका प्रकाश आप कहोगे हाँ कि ये तो रात को दिखा है। प्यारे बच्चों, रात को दिखता तो है लेकिन ये सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखता है, ना तो इसकी ऊर्जा होती ना ही इसका प्रकाश होता। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो समझ में आई होगी प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। इनका आप नोट्स बनाना बहुत अच्छे तरीके से। और एक टॉपिक और है, देखो इसे। अब सवाल ये उठता है, हमें दिखती तो है वस्तुएं, ये हमें दिखती कैसे हैं।
ये तो प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए कि अगर हमें कुर्सी दिख रही है वो किस वजह से दिख रही है। तो मैं इसे मिटा दूँ, ऊपर को बताऊँगा। देखो ये सूर्य है हमारा, सूर्य, ठीक है, ये सूर्य, सूर्य से यहाँ प्रकाश आएगा और ये वस्तु, कुछ भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। सूर्य से इससे प्रकाश आया, इस वस्तु पर गया, इस वस्तु पर, और ये हमारी आँख है, ठीक है बच्चा। देखो सूर्य से प्रकाश आएगा, वस्तु पर टकराएगा, उस वस्तु पर टकराने के पश्चात हमारी आंखों पर उसका फोकस गिरेगा वस्तु पर, तभी हमें दिखेगी कि वो कुर्सी है या मेज है। समझ रहे हो? दोबारा समझो। सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर टकराया, इस वस्तु पर टकराने के बाद हमारी आंखों पे पहुंचता है और हमारी आंखों पर उस वस्तु की इमेज बनती है जो वस्तु एग्जैक्ट में है। अगर मान के चलो वो किताब है तो किताब की इमेज बनेगी, कुर्सी है तो कुर्सी की इमेज बनेगी। इस तरह से हमें वस्तु दिखती है। अब रात में क्यों नहीं दिखती? मान के चलो कमरे में वस्तु रखी है, अंधेरा है, रात में इसलिए नहीं दिखेगी, ना तो प्रकाश है। जब यहाँ प्रकाश ही नहीं रहेगा तो यहाँ आएगा कहाँ से? और जब यही नहीं आएगा तो हमारी आंखों तक कैसे जाएगी? उसकी इमेज बनकर। समझ रहे हो? मान के चलो रात में सूर्य नहीं रहता, टॉर्च तो रहती है, आप टॉर्च से जलाते हो, कुछ भी अंधेरे में चीज़ लेने जाते हो या तो उजाला करके ले जाते हो, टॉर्च होगी आपके पास, ठीक है, या वैसे लाइट का साधन होगा, इस वजह से देख पाते हो, और दिन में सूर्य की वजह से देख पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यूँ प्रक्रिया होती है वस्तुओं को देखने में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा भौतिक क्या है, प्रकाश क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रकाश के गुण। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है। अब इसके गुण पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण। गुण तो बहुत है लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गुण लिए हैं इसके। पहला गुण क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। एक इसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग की तरह चलता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रकाश किस तरह गति करता है, तो बच्चों आपका आंसर होगा विद्युत चुंबक तरंग की तरह गति करता है। और ये बात आती है विद्युत चुंबक तरंग क्या होती है, ठीक है बच्चों। विद्युत चुंबक तरंग क्या होती है? ये प्रकाश के वेग से चलती हैं। विद्युत चुंबक तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं और फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। जो मैंने आपको बताया, फोटोन कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब तीसरा है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 78 एंगस्ट्राम होती है। प्रश्न में ये आ सकता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों 3900 से लेकर 78 के बीच में होती हैं तरंग दैर्ध्य। अब चौथा पॉइंट है हमारा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप दो बच्चों ये समझो माध्यम क्या होता है। अगर आपको प्रकाश ले जाना, ये ना कि आप बाइक में ले जाओगे, कार में ले जाओगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ये माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम का यही है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है बच्चों। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब देखो, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, और इसे गति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। अब ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश जो है उसमें कैसी तरंग होती है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर ये होगा, उसमें अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, अब हमारे समझने की बात यह है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई दे या आर पार चला जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जैसा कि लोहा, लकड़ी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? ये प्रकाश पारदर्शी माध्यम आदि से पारगमित हो जाती है, मतलब उसके पार हो जाती है। जैसा कि ये मान के चलो, ये कांच है, ठीक है। अगर यहाँ प्रकाश आएगा तो प्यारे बच्चों ये इधर पारगमित मतलब पार हो जाएगा, अगर ये कांच है, ठीक है। और अगर ये लोहा है, ठीक है,
मान के चलो ये लोहा है, अगर प्रकाश यहाँ आएगा इधर से तो इधर ये पार नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि वो अपारदर्शी माध्यम है। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि प्रकाश पारदर्शी जो माध्यम है तो वह होता है उसमें पार हो जाता है, और अपारदर्शी माध्यम में वो पार नहीं हो पाता। तो हमारा ये आज का टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें और क्या चीज़ है या और क्या टॉपिक रह रहे हैं। अभी तो हमने प्रकाश पढ़ा है और प्रकाश के गुण पढ़े हैं। अब इसमें है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, ठीक है, और जी वर्ण विक्षेपण आदि टॉपिक हैं, लेकिन हम वो ही पढ़ेंगे जो हमारे इस सिलेबस में मतलब इस चैप्टर में हैं। और अधिक इसमें बीमारी भी आती हैं, उत्तल निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वो सब इस चैप्टर में आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।